सुबह सीएआरपी यानी कि इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद में कल रिलायंस इंफ्रा अपना पहला ट्रेड लेगा, ट्रेड बैन करने के बाद में। और कल की क्या पोजीशंस हो सकती है, ऑल्दो आपको एक पॉइंट पता होगा, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं मालूम तो चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और रिलायंस पावर से रिलेटेड भी सभी चीज यहां पर समझते हैं। और 4 दिन लगातार ट्रेड बैन पर रहने के बाद में 9.44 करोड़ शेयर्स स्टक हो चुके हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। ट्रेड सस्पेंडेड है, लेकिन मंडे टू मंडे ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। बट वहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है, बायर साइड पर लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। बायर साइड की लिक्विडिटी आपकी फ्रीज ही रहेगी कल के दिन। अगर बायर साइड लिक्विडिटी फ्रीज है, इसका मतलब क्या यह है कि अपर सर्किट देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप सिर्फ सेल कर पाओगे। ठीक है, एनएससी इन अ जिप फाइल, एनएससी ने और बीएससी ने जो यहां पर नोटिस भेजे हैं उनमें 19 दिसंबर को यह कहा है कि सेल ओनली ट्रेड रहेगा मंडेज को अंडर एएसएम फॉर आईआरपी टैग्ड स्टॉक्स। लिस्ट होती है जिसकी लिस्ट आपके दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से दी जाती है मार्केट में, जहां पर मेंशन होते हैं कौन कौन सी कंपनीज इंसॉल्वेंसी में या पर आईआरपी टैग के अंदर है। ऑल्दो इस पर भी एक बड़ा विवाद यह है कि आपका जून 2025 में जब एनसीएलटी की तरफ से स्टे मिल गया था, तो उसके बावजूद भी अचानक से ट्रेडिंग बैन क्यों किया। तो इस पर चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन के साथ में जरूर देख लेना। लेकिन अभी के लिए जो समझने की चीज है वो ये है कि आप सिर्फ सेल ही कर पाओगे, क्योंकि बायर साइड की लिक्विडिटी फ्रीज रहेगी और जरूरत भी नहीं है, वैसे तो ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी इस टैग से बाहर ना आ जाए, भैया दूर रहने में भलाई है। जब तक नहीं आती तब तक थोड़ा सा अलर्ट रहो, कॉशियस रहो। जब बाहर आ जाएगी उसके बाद देखना कंपनी की पोजीशन क्या रहती है। अब इसके बावजूद भी कंपनी ने अपने Q3 के क्लोजर ऑफ विंडो के बारे में बता दिया है, जो कि सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी को बताना जरूरी है। तो Q3 के बारे में कंपनी ने यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी है, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, यानी कि किसी तरह की कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं। पॉजिटिविटी आपको डेफिनेटली देखने को मिली पिछले से पिछले हफ्ते, यानी कि इस हफ्ता नहीं, उसके पिछले हफ्ते आपके रिलायंस पावर ने बढ़िया तेजी शो करी थी, क्योंकि हाई कोर्ट से 2 रिलीफ मिले थे। एक तो अनिल अंबानी को और इनके बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी को, दोनों को ही हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था। फ्रॉड टैक्स दोनों के ही क्वाश किए गए थे। ऑल्दो कोर्ट ने अभी ये डिसमिस नहीं किया है कि आगे जाकर के फ्रॉड टैग नहीं लगा सकते हो, लेकिन जो जय अनमोल अंबानी का केस है, जो इनके बड़े बेटे हैं, उन पर यह है कि हाईकोर्ट ने बोला है कि अभी जो आपने टैग लगाया फ्रॉड का, बैंक ने उसको क्वाश कर दिया है, लेकिन आगे जाकर के अगर कोई भी बैंक या पर जो भी बैंक का क्वाश किया गया है, अगर वो वापस से जय अनमोल अंबानी को के अकाउंट्स को फ्रॉड टैग करना चाहते हैं, तो पहले प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो ये जो है रूम अभी भी खोल करके रखा है हाई कोर्ट्स ने, ये पूरी अपडेट आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जरूरी ये नहीं है कि इनके अकाउंट्स कैसे फ्रीज हो रहे हैं या इनके अकाउंट्स के ऊपर क्या टैग लग रहा है, क्या फ्रॉड टैग लग रहा है या नहीं लग रहा, या उसको हटाया जा रहा है। अभी जरूरी यह है कि ईडी की तरफ से रिलीफ मिले, क्योंकि आप में से काफी सारे व्यूअर्स के सवाल ये थे कि भाई अगर हाईकोर्ट ने, 2 हाईकोर्ट ने अगर रिलीफ दे दिया, तो उसके बाद भी रिलायंस पावर में गिरावट क्यों। वो गिरावट का रीजन ये है, पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बावजूद भी आप में से कई व्यूअर्स के कमेंट में यही था कि भाई क्यों गिरावट हुई, जबकि सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ दे दी थी कि ईडी से रिलीफ मिलना जरूरी है, क्योंकि टोटल 2 प्रॉपर्टीज रिलायंस पावर की अटैच है ईडी के अंडर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि अनिल अंबानी, जय अनमोल अंबानी, इनके जो मैटर्स है ना, उनका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है रिलायंस पावर के ऊपर। बट इस समय जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो है ईडी का, क्योंकि ईडी ने कंपनी की विंडमिल अटैच करी है रिलायंस पावर की। तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों गिरावट है और तेजी क्यों आ रही है। वेयरएज रिलायंस पावर अभी भी 100% वार मार्जिन में है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, यानी तेजी जितनी आएगी उतनी ही आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है जब भी आपका वार मार्जिन परसेंटेज 100% को एक्सीड कर रहा हो। और मैं आपको फिर बता दूं, ये वार मार्जिन आपका तब से 100% पे, जब आपका प्राइस 52 पर था, तब से लेकर के अभी भी 100% पे बना हुआ, और तब से
आपको कई बार 44 का बेस 47.50 के पास रेस्ट्रिक्शन, लगभग एक सवा महीना स्टॉक ने ये पूरा टाइम निकाला है वार मार्जिन की वजह से। उसके बाद 32 तक की गिरावट, फिर वापस से तेजी, ऑलमोस्ट 40 तक आ गए, फिर वापस से गिरावट। तो ये फेजेस आपको देखने को मिलता है वार मार्जिन 100% की वजह से। वेयर आज रिलायंस पावर ने भी अपनी क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो के बारे में बता दिया है, यानी Q3 के लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज कर दी है। इसका मतलब यह है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी और रिटेल नॉर्मल ट्रेडिंग तो रहेगी। ठीक है, तो अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। अब ये हुई है लास्ट सेशन के अंदर आपकी गिरावट रिलायंस पावर की, एक कैंडल उसके साथ में पैरेलल रेड कैंडल। जब भी इस तरह की पोजीशन बनती है और स्पेशली तब जब आप एक रेस्ट्रिक्शन 38 का रेस्ट्रिक्शन है रिलायंस पावर में और 40 का क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है, जब भी इस तरह की कैंडल्स बनना शुरू, इसका मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन को स्टॉक बार बार रिजेक्ट कर रहा है। और जब रिजेक्शन मिल रहा हो और आप एक बेस लाइन के पास भी हो और एक डायगोनल के पास भी, बेस आपका है 36 का और डायगोनल ये आपकी है, इसका मतलब ये है कि आने वाले सेशंस पर गिरावट अगर होती भी है ना, तो हमारे पास इस तरह की कैंडल बननी जरूरी है जो कि इस डायगोनल पर बेस ले, क्योंकि यहां से गिरने का मतलब यह है कि आप वापस से बड़े फॉल की तरफ जाओगे। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, उसके नेक्स्ट सेशंस पर आपको फिर से सिमिलर कैंडल की जरूरत रहेगी और 38 के ऊपर की क्लोजिंग आनी जरूरी है। आपको बहुत अच्छे याद होगा कि इरेडा में सिमिलर चार्ट बना था। इरेडा के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं यहां पर स्क्रीन पर, अगर आप नहीं देखते हो चैनल पर कोई भी वीडियो तो एक बार एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनना है। यहां पे इरेडा में क्या हुआ था, इरेडा एक डायगोनल पैटर्न पर था, 166 का इरेडा का रिस्ट्रिक्शन, सॉरी 160 का 160 का रिस्ट्रिक्शन था और 154 का उसका बेस था। इरेडा ने क्या किया, डायगोनल को ब्रेकआउट किया लेकिन रिस्ट्रिक्शन पर जाकर के गिरावट दे दी। उसके बाद क्या किया, जब आपका ट्रेंड, आपका ये 154 का बेस और ये डायगोनल के पास जब जैसे आया तो वहां पर एक कैंडल दी इस तरह की, उसके बाद में अगले ही सेशन में ड्रॉप कर गया और सीधा डायगोनल के नीचे का ड्रॉप आपका आ गया था। तो जब भी इस तरह की कैंडल्स आपकी बन रही हो ऐसे चार्ट पर, हमेशा आपको कॉशियस थोड़ा सा रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की फॉर्मेशन आती है इसका मतलब यह है कि गिरावट आएगी। तो ऐसे में रिलायंस पावर पर हमारा जो फोकस है वो डायगोनल और 36 की बेस लाइन पर होना चाहिए, डायगोनल और 36 की बेस लाइन पर होना चाहिए और उसके बाद आपके पास उस डायगोनल से कुछ बायर की पोजीशन बननी चाहिए इस तरह की कैंडल, ताकि अगले सेशन एक बार फिर से आप 38 पर सस्टेन कर सको। क्योंकि अगर 38 का रिजेक्शन फिर फेस कर जाएगा, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं डायगोनल खतरे में है। यह डायगोनल पैटर्न समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। सिमिलर पैटर्न आपका इरेडा में बना था 160 पर, जिसके बाद इरेडा में बड़ी गिरावट आई थी। सिमिलर पैटर्न रिलायंस पावर पर भी ऑन चार्ट है। तो यहां आपको यह देखना है कि आपका जो 36 है और डायगोनल वहां पर बेस लेकर के इस तरह कैंडल दे और अगले ही सेशन 38 को भी ब्रेकआउट करके सस्टेन करे ताकि गिरावट ना हो। क्योंकि अगर इस तरह की पोजीशन बनते हैं इसका मतलब यह है कि आप बड़ा फॉल में जा सकते हो। डायगोनल के नीचे का फॉल अच्छा नहीं होता किसी भी डायगोनल पैटर्न पर। तो यह है कंडीशन इस समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा की। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।